यह काम कभी नहीं, स्कूल में यह काम नहीं करना चाहिए कि प्रदर्शन के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करें। इससे बच्चों में भेदभाव की भावना आती है। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को आज हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्नों के जरिए हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से सीटेट एग्जाम में आते हैं। आइए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? धीमी गति से होता है या उसे मापा नहीं जा सकता है? बहुस्तरीय मिश्रित होता है? में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं या अनियमित और असंबद्ध होता है? तो यहाँ पे बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, यह ऑप्शन गलत है। बहुस्तरीय और मिश्रित, यह ऑप्शन सही है। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यह भी गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है, यह भी गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन सही है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शन दिए हैं 4। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु नहीं कर सकते हैं, यह देखने से ही गलत लग रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से ही विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्या क्षेत्र है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन होना चाहिए और वयस्क व अधिक कौशल वाले जो समकक्षी यानी उनके समान जो व्यक्ति होते हैं की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, उसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क एवं प्रतिज्ञप्ति चिंतन के करने में समर्थ होते हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध होते हैं, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन सही है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यह दिए गए बुद्धि के प्रकार स्थानिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक और शारीरिक गति संवेदना। उसके सामने ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, विक्रेता, मूर्तिकार और खिलाड़ी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदना यानी खिलाड़ी। यही ऑप्शन 1 सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 ऑप्शन सही है, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है फर्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
7 देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या दर्शाता है? बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता, यह पहले ही गलत है। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, यह भी गलत है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, यह भी गलत है। तो 3 ऑप्शन अगर गलत है तो ऑप्शन बचता है आपका 4, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा साथ पर विचार करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता को समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, विचार और विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए सही इसका ऑप्शन है 4 कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, यानी लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर देना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अगर कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं तो क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन है, एक रुकावट है, एक समस्या है या व्यवस्थागत मुद्दा है। तो कक्षा में अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिकता को एक गुण और साधन है समझना चाहिए, यानी 9 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 10 देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चों के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता, बच्चों की जरूरत के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का 4 ऑप्शन सही है। अध्यापक लचीला होता है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। 11 देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वायोगत्स्की के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, बीएफ स्किनर के अनुसार। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण हैं? तो लेव वायोगत्स्की के अनुसार, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे है नहीं पूछा गया, यहाँ पे नहीं है। बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें ये होनी चाहिए अगर आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है। बीमी नक्शे और चार्ट होने चाहिए। ये बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट यह भी होना चाहिए। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट यह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे अक्षर रहेंगे, बहुत छोटी छपाई रहेगी तो बच्चे को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो आंशिक दृष्टि का बच्चा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शन सही है कि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट नहीं होनी चाहिए, बाकी तीनों होने चाहिए। देखते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार क्या है? समावेशी का मतलब है जो भी है, जो भी आ रहे हैं सभी को एक समान मानना और समान रूप से शामिल करना। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना ना, और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, यह ऑप्शन गलत है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, यह भी गलत है। अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, यह भी गलत है, क्योंकि समावेशी का मतलब ही सभी को एक समान मानकर शामिल करना। दार्शनिक की सभी को नियमित, यहाँ पे देखो दिया गया सभी बच्चे को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यानी 4 ऑप्शन सही है। 13 का 4 ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है?
चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, यह ऑप्शन सही है। ये प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, नहीं। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, यह भी नहीं। रटने पर आधारित रटंत विद्या तो बिल्कुल नहीं चलेगी। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, यह बिल्कुल गलत है। यानी प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देकर, क्रियाकलाप देकर इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 15 देखते हैं, पठन वैफल्य यानी पठन विकार बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन विकार बच्चों की पहचान उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ना पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करके, यह भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता का अगर हम विश्लेषण करेंगे तभी हम जान सकते हैं कि बच्चे में पठन विकार है कि नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 15 का थर्ड ऑप्शन सही है। उनके पढ़ने और लिखने की क्षमता का विश्लेषण करके। 16 देखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं, उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, यह गलत है। विद्यार्थियों को संतुलित और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता देना। 4 है, कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि प्रतिकूल परिस्थितियों वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए यह पद्धति प्रभावशाली नहीं है, यानी ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहना है। और 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों को अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है कि महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोई आपसी संबंध नहीं है, यह भी गलत है कि भूमिका नग्न है, यानी यह भी गलत है। यानी बच्चों के अधिगम पे, बच्चों की पढ़ाई पे अगर उनका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं, सांवेगिक अवस्था सही नहीं है, यह पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बच्चों के अधिगम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, ये तो सही है। वे अपने मनोभाव प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। यह काम कभी नहीं, स्कूल में यह काम नहीं करना चाहिए कि प्रदर्शन के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करे, इससे बच्चों में भेदभाव की भावना आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हो, यानी थर्ड ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। फोर्थ देख लेते हैं, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, यह भी गलत है, यानी विविधता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट और थर्ड यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है जिसमें फर्स्ट और थर्ड लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अधिगम एक जटिल एवं सरल प्रक्रिया है, अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, 19 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को चाहिए, डैश चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए और अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपने कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। 21 देखते हैं, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो यहाँ पे सहयोगिक और प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगिक, भयावह और सुसाध्य, ये थर्ड तो बिल्कुल नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक और सुसाध्य। तो ये देख लेते हैं, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए और बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण की। बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण किए सहयोगिक
प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, यह सही लग रहा है। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, यह गलत है। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, यह भी गलत है। बच्चों को इतना भी सरल काम न दो कि उनको करने की आदत ही छूट जाए, उन्हें कठिनाई, उन्हें चुनौतियों का सामना करने का अवसर ही न मिले। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को नया कौशल सीख रहे हों। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह ऑप्शन सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, यह गलत ऑप्शन है। क्यों बच्चे क्यों नहीं सोच सकते? हर बच्चा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सोच सकता है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में संक्रियात्मक पूर्व सोचते हैं, उन्हें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड सही है और फोर्थ सही है, यानी सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। 23 का सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी नहीं पूछा है तो 23 का सेकंड ऑप्शन टिक लगाना है आपको कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से यह ऑप्शन सही नहीं है। तो 23 का सेकंड। 24 देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है? प्रस्तावित करता है कि वांछित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, यह गलत ऑप्शन है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं, यह हो सकता है कि विद्यालय इन बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार उन्हें अधिगम नहीं दे पा रहा है, इसलिए बच्चे असफल हो रहे हैं। तो यह ऑप्शन सही हो सकता है। साबित करता है कि इन बच्चों में अनुमानसिक पैदाइशी कमियां हैं, इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं, यह भी गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता, रुचि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं, इसलिए बच्चे विद्यालय में असफल हो रहे हैं। तो 24 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, यह गलत है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, यह भी गलत है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, जो अधिगम में विघ्न डालती है, यह भी गलत है। यानी समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने के लिए बच्चे स्वयं में चिंतन प्रक्रिया में आक्षेप कर सकते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 देखते हैं। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापन केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। तो यहाँ पे 26 का सेकंड ऑप्शन सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षण शास्त्र आकलन विधियों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो 26 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। 27 देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय पर होता है, यह गलत है। सभी बच्चों का विकास एक क्रम में नहीं होता है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित अनुमानसिक घटकों के कारण होता है, यह भी गलत है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है, यह भी गलत है। यानी अगर 3 ऑप्शन गलत है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 27 का यहाँ पे फर्स्ट। चलिए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना,
तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो निम्नलिखित मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। 29 देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, यह गलत है। कि कम भूमिका होती है, यह भी गलत है। प्राथमिक कारक है या द्वितीयक कारक है? तो यहाँ पे बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, क्योंकि प्राथमिक कारक जो है परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यानी लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है? जीन पियाजे ने, लेव वायोगत्स्की ने, हावर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।